वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। मैं आपके सामने फिर से लेकर आ चुका हूँ परन पाको स्कूल लाइफ सीजन 2 का पार्ट 6। हाँ दोस्तों, ये पार्ट 6 है। एक पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस पार्ट को बड़े ध्यान से सुनना। चलिए स्टार्टिंग करते हैं वीडियो। जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि मिचिको को हेना और कवासारू की सच्चाई पता चल जाती है। उसे पता चल जाता है कि मित्सो के साथ अब तक जो जो कुछ हुआ है उस सब में हेना कवासारू का हाथ है, और वो उन सबसे कहती है ये सारी बातें वो सर को बताएगी। जिस बात को सुनकर कवासारू कहते हैं अगर ये सारी सच्चाई तुमने सर को बताई तो मैं भी तुम्हारी सारी सच्चाई परमेन को बता दूंगा कि तुमने मित्सो के साथ क्या किया। और ये बात सुनकर मिचिको एकदम शांत हो जाती है और वो कहती है कि इस बारे में कवासारू प्लीज़ परवीन को मत बताना। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है स्कूल की छुट्टी के बाद का, जहाँ पर हेना कवासारू ने नया प्लान तैयार कर लिया था मित्सो को परेशान करने के लिए। लेकिन इसी जल्दबाजी के चक्कर में हेना रास्ते के बीच खड़ी हो जाती है, जिससे उसका ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन एंड टाइम पर मित्सो उसे बचा लेता है और ये सब देखकर हिना को अपनी गलती का एहसास होता है। और उसके बाद मित्सो अपने घर चला जाता है और यूकी और हिना भी अपने घर चले जाते हैं। और उसके बाद मित्सो घर चला जाता है, जहाँ मित्सो की मॉम उसे डांटती है, क्योंकि मित्सो की मॉम को पता चल जाता है कि मित्सो के घुटनों में चोट आ गई है। और मित्सो बहाने बना देता है कि ये चोट मुझे केले के छिलके से फिसलने की वजह से लगी है। और थोड़ी देर बाद मित्सो की मॉम पहले तो मानती नहीं है, लेकिन बाद में वह मान जाती हैं। उसके बाद मित्सो अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पायन और भूवी काफ़ी देर से मित्सो को कॉल कर रहे थे, लेकिन हमेशा की तरह मित्सो अपना बैच बॉक्स के अंदर बंद करके बैठा था। तभी पायन भूवी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वह उससे पूछते हैं कि तुम्हारा परमानेंट बैच कहाँ है। तो ये बात सुनकर मित्सो अपना परमानेंट बैच निकालता है और वो बॉक्स खोलता है, और ये सब देखकर एकदम पायन गुस्सा हो जाता है। अब आगे कि तुमने अपना परमानेंट बैच इस डिब्बे के अंदर फिर से रख दिया। तो तुमसे मैंने पहले भी कहा था कि तुम अपना परमानेंट बैच अपने पास रखना, लेकिन इसके बावजूद तुमने अपना परमानेंट बैच इस डिब्बे में रख दिया। तो और ये सब सुनकर मित्सो एकदम से कहता है कि सॉरी पायन, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। तो ये बात सुनकर पायन कहता है इसमें तुम्हारी क्या मजबूरी थी। फिर मित्सो कहता है यही कि मेरे पैरों पर कुछ चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मेरी मोम बार बार कमरे में आ रही थी, और गलती से उन्हें ये पता चल गया कि मेरा परमानेंट बैच मेरे पास है। और उस वक्त तुमने परमानेंट बैच पर कॉल किया कभी इमरजेंसी में, और मेरी मोम को पता चल गया कि ये परमानेंट बैच मेरे पास है, तो वो फ़ौरन समझ जाएंगे कि मैं ही परमानेंट हूँ, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और तभी पायन मित्सो की चोट को देखता है और वो कहता है तुम्हें तो काफ़ी चोट आई है मित्सो, तुम आज परमानेंट ड्यूटी पर मत जाओ, तुम आराम करो आज। तो ये सब सुनकर मित्सो कहता है नहीं नहीं, परमानेंट ड्यूटी पहले, बाकी सब बाद में। और वह अपने रोबोट को निकालता है और रोबोट को एक्टिवेट कर उसे बेड पर लेटा देता है और कहता है तुम आराम करो, मुझे अपने परमानेंट ड्यूटी पर जाना है। और मित्सो की रोबोट की नज़र अपने पैरों की चोट पर पड़ती है और कहता है कि तुम्हें तो काफ़ी चोट आई है मित्सो, तुम इस हालत में अपने परमानेंट ड्यूटी पर कैसे जा सकते हो। तो ये बात सुनकर मित्सो कहता है छोड़ो भी ये सब, तुम इस वक्त रोबोट बने हुए हो, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये चोट ज़्यादा है, ये कुछ नहीं है, चलो पायन। तभी पायन कहता है नहीं नहीं, तुम्हें काफ़ी चोट आई है, और इस हालत में तुम हमारे साथ परमानेंट ड्यूटी पर जाओगे तो तुम्हें और भी चोट आ सकती है। और इस सब के बारे में कहीं पाको को पता चल गया कि तुम्हारे पैरों पर चोट लगी है, और उसके बावजूद मैं तुम्हें परमानेंट ड्यूटी पर ले गया, और तुम्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और वो तो तुमको कुछ कहेगी नहीं, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ेगी। और ये सब सुनकर पायन डर रहा होता है और भूवी भी डर रहा होता है। तभी तभी विष्णु कहता है तो तुम इस सब के बारे में मत सोचो, क्योंकि फिलहाल में हम लोगों को परमानेंट ड्यूटी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले लोगों की मदद करना जरूरी है, ना कि अपने बारे में सोचना। और वह इतना कहकर पायन भूवी को हाथ पकड़कर और वह इतना खिड़की के बाहर चला जाता है, और रोड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह पैरों की चोट की वजह से एकदम खड़ा नहीं हो पाता और वापस अपने बेड पर लेट जाता है। सीन दिखाया जाता है हिना के घर का। हिना अपने घर पहुंच जाती है, जहां उसका नौकर मार्क उसके लिए दरवाज़ा खोलता है। और मार्क जैसे दरवाज़ा खोलता है
वो क्या देखता है कि हिना के हाथ पर चोट लगी हुई है और उसके हाथों पर एक सर्कट टुकड़ा बना हुआ है। और ये सब देखकर एकदम से मार्क कहता है, मैम ये क्या हो गया आपके हाथ को, और आपको ये चोट कैसे लगी। और ये बात सुनकर हिना कहती है, कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। और ये बात सुनकर मार्क एकदम से कहता है, क्या आपका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कैसे, और आपको तो काफ़ी चोट लगी हुई है और मुझे फ़ौरन डॉक्टर को कॉल करना पड़ेगा। और एकदम से वह वहाँ से उठकर कॉल करने के लिए जाने लगता है। और वो एकदम से कहता है कि प्लीज़ डॉक्टर यहाँ जल्दी से आ जाइए, यहाँ हिना मैम को काफ़ी चोट लगी है हाथों पर। और ये सुनकर डॉक्टर कहते हैं, ठीक है मैं अभी आता हूँ। और ये सब देखकर तभी हिना कहती है, ये तुमने क्या किया। तो मार्क कहता है कि मैंने तो डॉक्टर को कॉल किया है, वो अभी अभी आता ही होगा, आपके हाथ पर काफ़ी चोट लगी है, आपकी इंजरी होना ज़रूरी है वरना ये चोट काफ़ी फैल सकती है। और ये सब सुनकर वो एकदम से कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक छोटी सी खरोच है, कोई ज़्यादा बड़ी चोट नहीं आई है मुझे कि तुमने इतनी सी बात पर डॉक्टर को कॉल कर दिया। और वह सीधे फिर उसी डॉक्टर को कॉल करने लगती है और डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर प्लीज़ यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ किसी को चोट नहीं लगी है। और डॉक्टर कहता है ठीक है, और वो मान जाता है और वो इतना कहकर कॉल कट कर देती है। और वह सीधे अपने कमरे की तरफ चली जाती है और कहती है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मार्क ये सब देखकर अपने मन में सोचता है कि इस वक्त मुझे सर को कॉल कर देना चाहिए कि हिना मैम को चोट लगी हुई है उनके हाथों पर, वरना बाद में सर मुझ पर चिल्लाएंगे और मेरे लिए बाद में दिक्कत होगी, इसलिए मुझे अभी कॉल कर देना चाहिए। और वो इतना कहते ही सीधे सर को कॉल करने लगता है और थोड़ी देर बाद उसका ऑफिस में कॉल लग जाता है। उसके सर कहते हैं, हेलो कौन। इस बात को सुनकर मार्क कहता है कि सर मैं बोल रहा हूँ मार्क, आपके घर से। और ये बात सुनते ही उसके सर कहते हैं कि तुमने इस वक्त कॉल क्यों किया बेवकूफ़, तुम्हें पता है अच्छी तरह से कि मैं इस वक्त ऑफिस में अपना काम कर रहा हूँ, और फिर भी ये सब जानते ही तुमने यहाँ पर कॉल क्यों किया। और ये सुनते ही माँ एकदम से कहता है कि सॉरी सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस वक्त आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हिना बेटी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। और ये सुनते ही वो एकदम से खड़े हो जाते हैं अपनी कुर्सी पर और कहते हैं, क्या हिना का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कैसे। और वो एकदम से कहते हैं, तुम उसका ठीक से ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। और वे सीधा कॉल कट कर देते हैं और वह उनसे और कुछ कह पाता इससे पहले वह सीधे कॉल को रिप्लाई देता है, सर सर, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। तो वह समझ जाता है कि सर ने कॉल कट कर दिया, इसलिए वह भी कॉल कट कर देता है। और वह कहता है कि सर थोड़ी देर में यहाँ आते ही होंगे। और ऐसे ही कुछ देर समय बीत जाता है। कुछ समय बाद उसके डैड उसके घर पहुंच जाते हैं और वो एकदम दरवाजे की डोरबेल बजाते हैं और उनका नौकर मार्क उनके लिए दरवाज़ा खोलता है। और वो जैसे ही अंदर आते हैं वह सीधे भागते हुए सीधे कहते हैं, कहाँ है मीना, कहाँ है मीना। तो वह एकदम से कहता है मार्क कि वो अपने कमरे में लेटी हुई है इस वक्त। जैसे सुनते ही वह कहते हैं ठीक है, और वे एकदम से दरवाजा ओपन करते हैं। वो देखते हैं कि हिना लेटी हुई है बेड पर। और एकदम से हिना जैसे ही दरवाजे की खुलने की आवाज़ सुनती है वो एकदम अपने बेड पर से सीधे खड़ी हो जाती है और वो कहती है, डैड आप। तो हिना के डैड कहते हैं, हाँ मैं, तुम्हें बताओ कहाँ चोट आई है और तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया। और वह इतना कहते कहते हाँपने लगते हैं। और ये सब देखकर हिना कहते हैं कि डैड मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे बस छोटी सी चोट आई थी और कुछ ज़्यादा नहीं। और ये सब सुनकर हिना एकदम से कहती है कि डैड मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरा तो बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, देखिए मुझे कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई है। और वो एकदम से उनको अपना हाथ दिखाती है, जहाँ पर हिना के डैड एकदम से उसका हाथ देखते हैं और वो कहते हैं, क्या ये तुम्हारे हाथ पर चोट कैसी लगी, और ये अजीब तरह का कपड़ा कैसा बना हुआ है, ये क्या हुआ तुम्हें। और वो एकदम से सीधे मार्क को बुलाते हैं और मार्क से कहते हैं, मार्क जल्दी से आओ। मार्क उनकी बातों को सुनकर सीधा अंदर आ जाता है और कहता है, बोलिए सर क्या कहना चाहते हैं आप। फिर हिना के डैड कहते हैं कि तुमने अभी तक डॉक्टर को कॉल किया कि नहीं, पता है तुम्हें मेरी बेटी को कितनी चोट आई है। तो ये सब सुनकर मार्क कहता है कि मैंने डॉक्टर को कॉल किया था, लेकिन हिना ने खुद मना कर दिया कि यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक छोटी सी चोट है जो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और ये सुनते ही हिना के डैड गुस्सा हो जाते हैं हिना से और कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया। और ये सब सुनकर हिना कहती है कि डैड मुझे पता है आपको मेरी चिंता है, लेकिन ये चोट कोई ज़्यादा बड़ी चोट नहीं है, ये तो सिर्फ 2 दिन में ठीक हो जाएगी अपने आप ही। और ये सब सुनकर एकदम हिना के डैड कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है ये छोटी सी चोट है, ये पता है ये घाव कितना फैल सकता है। और वह एकदम से मार्क से कहते हैं कि मार्क तुम यहाँ खड़े क्यों हो, जल्दी से मेरे कमरे में जाओ, जहाँ पर डॉक्टर की इंजरी का सामान मौजूद है उस बॉक्स के अंदर, उसे जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। और वह मार्क क्या करता है, उनकी बातों से सुनकर सीधे बाहर चला जाता है उनके कमरे में। और ये सब देखकर एकदम से हिना कहती है कि डैड ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मेरे हाथों पर पट्टी बनी हुई है, ये सब ठीक हो जाएगा इससे।
फिर हिना के डैड कहते हैं वैसे ये चोट तुम्हें कैसे लगी और ये तुम्हारे हाथ पर अजीब तरह का कपड़ा कैसे बंधा हुआ है। और ये सब सुनकर वो एकदम से पहले तो मना करती है कि कुछ नहीं, मैं ऐसी लग गई थी, कुछ नहीं, मैं सड़क पर ऐसी गिर गई थी। तो ये सब सुनकर हिना के डैड कहते हैं क्या तुम सड़क पर ऐसी गिर गई, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी थी स्कूल से वापस आने के लिए, उसके बावजूद तुम सड़क पर ऐसे कैसे गिर सकती हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। हिना सच सच बताओ तुम्हें ये चोट कैसे लगी, और वैसे भी तुम्हें पैदल आने की क्या जरूरत थी जब तुम्हारे पास कार थी घर आने के लिए। और ये बात सुनकर हिना कहती है कुछ नहीं, आज मेरा मन हुआ था पैदल घर जाने के लिए, इसलिए रास्ते के बीच में मैं ऐसे ही फिसल गई थी। और ये सब सुनकर हिना के डैड कहते हैं कि देखो देखो हिना, अगर कोई बात है तुम मुझसे छुपा रही हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, और तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है और मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। जो भी बात है तुम मुझे खुल के बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ ये चोट तुम्हें कैसे लगी। तो हिना कहती है कुछ नहीं, ऐसी लग गई थी। ये सब देखकर हिना के डैड समझ जाते हैं कि हिना ये सब कुछ नहीं बताने वाली इतनी आसानी से, इसलिए वह हिना को मोम का वास्ता देते हैं कि तुम्हें अपनी मोम का वास्ता सच सच बताओ तुम्हारे साथ हुआ कैसे। और ये सब सुनकर हिना अपने आप को नहीं रोक पाती है, क्योंकि भले ही उसकी मोम इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन वो आज भी अपनी मोम को बहुत प्यार करती है। ये सब सुनकर हिना एकदम से कहती है ठीक है तो डैड मैं आपको बताती हूँ कि ये चोट मुझे कैसे लगी। मैं रास्ते के बीच में पैदल चल रही थी और मेरा ध्यान नहीं था कि पीछे की तरफ से ट्रक आ रहा है। और ये सब सुनकर वो कहते हैं क्या तुम रास्ते के बीच में खड़ी थी और तुम्हारे पीछे ट्रक आ रहा था, फिर क्या हुआ। फिर हिना कहती है कि डैड शांत रहिए, मैं बताती हूँ आगे क्या हुआ। फिर जैसे ही वो ट्रक मुझे टक्कर मारने वाला होता है और उसी वक्त मिस्सू मुझे धक्का देकर उस तरफ बचा लेता है, और उसी दौरान ये चोट मुझे लग गई थी, बस इतना ही। और बाद में उसने मुझे उठाया और अपनी शर्ट की स्लीव फाड़कर मेरे हाथों पर ये इंजरी कर दी। और ये सब सुनकर हिना के डैड कहते क्या तुम्हारे हाथों पर इंजरी कर दी, क्या नाम था उसका क्या। तो हिना कहती है उसका नाम मिस्सू है। तो ये सब सुनकर उसके डैड कहते हैं ये नाम मुझे सुना सुना क्यों लग रहा है। तो हिना कहती है कि डैड आप भूल गए, ये वही लड़का है जिस दिन आप मुझे रेस्टोरेंट ले जाने वाले थे और आप अपने वर्कर के घर खाना खाने चले गए थे, और मैं वहाँ गुस्सा होकर वहाँ से चली गई थी। और उसके डैड एकदम से कहते हैं शुक्र बनाओ उस मिस्सू का जिसने तुम्हें बचा लिया सही समय पर आकर, और तुम आज के बाद कभी भी पैदल नहीं जाओगी, तुम हमेशा कार में बैठकर आओगी, तुम्हारे लिए मैंने कार किस लिए रखी है। और ये सब सुनकर हिना कहती है एकदम से ठीक है तो डैड मैं आज के बाद अपने घर सीधे कार से ही आऊँगी और कार से ही स्कूल जाऊँगी। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है तो मुझे समझ में आ गया। और हिना के डैड एकदम से कहते हैं मुझे ये सब सुआ के घर में बता देना चाहिए कि उसकी बेटी ने मेरी बेटी की जान बचाई, इसलिए मुझे उनको थैंक्स बोलना चाहिए। और वह उनके घर पे कॉल करने वाले होते हैं, तभी हिना उन्हें रोक देती है और हिना कहती है कि डैड जी आप क्या कर रहे हैं। और ये सब सुनकर हिना के डैड कहते हैं क्या हुआ, तुम मुझे उनके घर पर कॉल करने से क्यों रोक रही हो। मैं तो उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उनके बेटे ने मिस्सू ने मेरी बेटी की जान बचाई। और ये सब सुनकर हिना कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस तरह से उनको फ़ोन पर थैंक्स बोलेंगे तो उनके लिए आपकी इज्जत भी कम हो सकती है, क्योंकि आप सीधे उन पर फ़ोन पर थैंक्स बोल रहे हैं। तो ये सब सुनकर हिना के डैड कहते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर हिना कहती है कि आपको उनके घर पर जाकर उनको थैंक्स बोलना चाहिए, तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये सब सुनकर हिना के डैड कहते हैं कि हाँ तुमने ठीक कहा, मुझे उनके घर पर जाकर सीधे उनको थैंक्स बोलना चाहिए ताकि उनको भी अच्छा लगे, ना कि फ़ोन पर। फिर हिना कहती है क्या डैड मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। फिर हिना के डैड कहते हैं क्यों, तुम्हें तो वहाँ जाना पसंद नहीं है, तुम वहाँ पर कितनी गुस्सा हो गई थी तुम्हें पता है। फिर हिना कहती है कुछ नहीं, मैं उनके घर पर जाकर मिस्सू की मोम से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उनसे ठीक से बात नहीं की थी और मैं उन पर काफ़ी गुस्सा भी हो गई थी और उन्हीं के बेटे ने मेरी जान बचाई। तो ये सब सुनकर हिना के डैड कहते हैं अच्छा तो तुम्हें अपनी गलती का इलाज हो गया। तो हिना कहती है हाँ। तो हिना के डैड कहते हैं ठीक है तो हम कल चलेंगे। और हिना भी हाँ कर देती है, और कुछ देर बाद उनका नौकर मार्क भी आ जाता है और वो सीधे इंजरी का सामान लेकर आ जाता है। हिना के डैड एकदम से कहते हैं तो तुम बैग ले आए। तो मार्क कहता है हाँ सर मैं बैग ले आया, और इतना कहकर वो उनको हाथ में थमा देता है और वापस चला जाता है। फिर हिना के डैड खुद अपने हाथों से हिना की इंजरी करने लगते हैं और उस कपड़े को उतार कर उस पर दवाई लगाते हैं और पट्टी लपेट कर रख देते हैं और उस कपड़े को वहीं फेंक देते हैं और कहते हैं अब तुम ठीक हो ना। तो हिना कहती है हाँ डैड मैं ठीक हूँ। फिर उसके डैड कहते हैं अब देखना तुम्हारा हाथ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और हिना ये सब सुनकर एकदम से कहती है हाँ डैड मेरा हाथ एकदम जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर हिना के डैड कहते हैं कि तुम आराम करो, और इतना कहकर वो सीधे
कमरे के बाद चले जाते हैं और वो कहते हैं मार्क से कि मेरी बेटी को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे, उसके हाथों पर चोट लगी है, उसे आराम करने दो। और मार्क ये बात सुनकर कहता है ठीक है सर, ऐसा ही होगा। फिर हिना की नज़र नीचे पड़े हुए इस कपड़े पर पड़ती है। ये वही कपड़ा होता है जो हिना को चोट लगी थी तब मिस्सू ने अपनी शर्ट के टुकड़े को फाड़कर उसके हाथों पर बांध दिया था। और वो एकदम कपड़े को देखकर मिस्सू को याद करने लगती है और मिस्सू को याद करते हुए कहती है कि मिस्सू, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, तुम तो एक अच्छे लड़के हो और मैं ही हमेशा तुम्हें गलत समझती थी। और वह ये सोच कर मिस्सू के बारे में सोच रही होती है। और सीन दिखाया जाता है मिस्सू का, मिस्सू यानी परवीन का। परवीन पायन मूवी के साथ परवीन ड्यूटी कर रहा होता है और रास्ते में वो क्या देखता है कि एक ट्रक बेकाबू होकर जा रहा होता है और वह इससे पहले पायन मूवी को नहीं बता पाता है कि इस ट्रक के बारे में कि वह ट्रक बेकाबू हो रहा है। और वह सीधे एकदम तेज़ी से उड़कर उस ट्रक के पास जाता है और उसे रोकने की ट्राई करता है, लेकिन वह उसे ट्रक को तो एकदम से रोक लेता है लेकिन खुद को नहीं बचा पाता है। ट्रक के रोकने के चक्कर में परवीन सीधे दीवार से आकर टकरा जाता है, जिस कारण परवीन को काफ़ी चोट लग जाती है और उसके घुटनों पर जो चोट लगी थी वो फिर से और ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके घुटनों से खून निकलने लगता है। और ये सब देखकर पायन मूवी उसके पास आते हैं और कहते हैं कि परवीन तुम ठीक तो हो ना? तो परवीन कहता है मैं तो ठीक हूँ, तुम ट्रक ड्राइवर को देखो, उसे हुआ क्या है। तभी पायन मूवी उस ट्रक ड्राइवर के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि वो बेहोश है, जिसे देखकर पायन एकदम से कहता है कि उठो उठो, तुम्हें हुआ क्या है। और वह एकदम नींद में बड़बड़ाने लगता है, अरे मुझे सोने दो, मुझे मेरी बीवी भी घर पर भी नहीं सोने देती, तुम कम से कम मुझे यहाँ तो सोने दो। और ये सब सुनकर पायन समझ जाता है कि ये आदमी नींद में है और ये नींद में ये सब बड़बड़ा रहा है और जिस वक्त ये गाड़ी चला रहा होता है तभी उसी वक्त ये नींद में होगा, जिस कारण इसका एक्सीडेंट हो गया। अगर सही समय पर परवीन इसे नहीं बचाता तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और पायन मूवी वहाँ से उठकर सीधे परवीन के पास जाने लगते हैं और कहते हैं कि परवीन तुम्हें तो काफ़ी चोट लगी हुई है, तुम्हारे घुटनों पर देखो। तो परवीन अपने घुटनों की तरफ देखने लगता है और उसके घुटनों से पहले से ही ज़्यादा खून निकलने लगता है। और ये सब सुनकर परवीन कहता है मैं ठीक हूँ, तुम उस ट्रक ड्राइवर को देखो वो ठीक है कि नहीं। तो पायन कहता है वो तो एकदम ठीक ठाक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हें पता है देखो कितनी चोट आ गई है, तुम्हें इस वक्त डॉक्टर की ज़रूरत है, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो परवीन कहता है कि नहीं, मुझे इतनी भी चोट नहीं आई है। और वो एकदम से खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन फिर से नीचे गिर जाता है और पायन उसे संभालता है और कहता है कि देखो तुम्हें कितनी चोट आई है, तुम्हें इस वक्त घर जाना चाहिए। और वह एकदम से पायन परवीन पर चिल्लाता और कहता है कि तुम अपना ठीक से ख्याल नहीं रखते, पाको ठीक कहती है। तो परवीन कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो पायन कहता है यही कि पाको को इस बारे में पता चल गया कि तुमने अपना ठीक से ख्याल नहीं किया और तुम्हारे पैरों पर घुटनों पर चोट आ गई है तो वो तुम्हें तो कुछ करेगी नहीं, बाद में मेरी टांगें जरूर तोड़ देगी। तो ये बात सुनकर परवीन एकदम हंसने लगता है। वो कहता है क्यों, तुम पाको से डरते हो क्या? तो ये बात सुनकर पायन कहता है तुम्हें तो पाको से डर नहीं लगता लेकिन मुझे तो डर है ना। तुम इसी वक्त सीधे अपने घर जाओगे, यहाँ परवीन ड्यूटी नहीं करोगे। और वह सीधे पायन परवीन पर चिल्लाता है और कहता है बूबी से, बूबी जाओ इसके घर छोड़ कर आओ, यहाँ मैं संभाल लूँगा, यहाँ जो कुछ हो रहा है काम वो मैं संभाल लूँगा, तुम बस इसके घर छोड़ जाओ। और ये सब सुनकर परवीन एकदम से कहता है कि मैं अकेले ही घर जा सकता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं बूबी के साथ जाने के लिए। तो पायन कहता है ठीक है, मैं बूबी को नहीं भेजता लेकिन तुम अपने घर जाओ। और ये बात सुनकर परवीन कहता है ठीक है तो जा रहा हूँ। और वो वहाँ से सीधे उड़कर अपने घर चला जाता है। और कुछ देर बाद वह अपने घर पर पहुँचता है और सीधे खिड़की का दरवाज़ा खोलता है और जहाँ उसका रोबोट उसे देख लेता है और वो देखता है कि उसके घुटनों पर पहले से भी ज़्यादा चोट आ गई है। और वो एकदम से कहता है परवीन ये क्या किया तुमने, तुम्हारे पैरों पर तो पहले से भी ज़्यादा चोट है और तुम्हारे पैरों से देखो कितना खून निकल रहा है। और वो एकदम से कहता है और सीन शिफ्ट होता है हिना का। और वह मिस्सू के बारे में सोच रही होती है और वो कहती है सच में मिस्सू कितना अच्छा लड़का है, मैं हमेशा कितना गलत समझती थी और ये कितना अच्छा है। सच में इस जैसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है। वाकई में यूकी कितनी नसीब वाली लड़की है जो उसे मिस्सू जैसा दोस्त मिला और जो उसके दोस्त बनने का नाटक करते हैं, जैसे कि मिचिको कबाब साबू, जो उसकी दोस्ती का गलत फायदा उठाते हैं। वो लोग तो उसके दोस्ती की क्या दुश्मनी के लायक भी नहीं है, वो सिर्फ मतलब के दोस्त हैं। और इतना ही नहीं, वह अपने मन में कहती है कि मेरे भी कई दोस्त बन चुके हैं लेकिन वह सिर्फ मतलब के हैं। हाँ दोस्तों, हिना के काफ़ी दोस्त बन चुके थे लेकिन वह सिर्फ पैसों के और दिखावे के होते हैं, जैसा कि हिना ने अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह उनको ज़्यादा पसंद भी नहीं करती थी। और वह अपने मन में कहती है
कि मिस्सू जैसा दोस्त हर किसी को नहीं मिलता। और और उसके दिल में अब मिस्सू के लिए काफ़ी जगह बन चुकी थी। उसके अंदर मिस्सू के लिए काफ़ी फीलिंग बन चुकी थी, तो मिस्सू को पसंद करने लगी थी। और वह कहती और एना एकदम से कहती है कि देखना मिस्सू, हम दोनों एक अच्छे दोस्त बनेंगे और मैंने जो गलती की है उस सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी। और वो उस कपड़े को उठाकर अपने दिल से लगाकर सो जाती है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द लाने के लिए, इसलिए चलता हूँ दोस्तों। गुड बाय, सायनारा।